हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिन की सिग्नलिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमने ये देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन सिंथेटिक कौन कौन से होते हैं, नेचुरल कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका बायोसिंथेसिस होता है, और ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट भी हमने बात की थी, सेल टू सेल मूवमेंट कैसे होती है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली ऑक्सिन की सिग्नलिंग के बारे में। ऑक्सिन सिग्नलिंग एकदम बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे कि ऑक्सिन की सिग्नलिंग कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्सिन की सिग्नलिंग कब काम आती है। कंडीशंस फॉर कंडीशंस फॉर ऑक्सिन सिग्नलिंग। पहली कंडीशन है ग्रोथ कंडीशंस। जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, डेवलपमेंट कर रहा होता है, तब भी ऑक्सिन की आवश्यकता पड़ती है। और जब प्लांट को स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस कंडीशन में भी ऑक्सिन की जरूरत पड़ती है। तो इससे एक बात ये फिक्स हो गई कि ऑक्सिन की सिग्नलिंग है वो दोनों कंडीशंस में होगी, ग्रोथ कंडीशंस में भी होगी और स्ट्रेस कंडीशन में भी होगी। अब जाहिर सी बात है कि यदि आपने सिग्नलिंग पहले पढ़ रखी है तो आपको ये पता होता है कि सिग्नलिंग का अल्टीमेट मकसद रिक्वायर्ड जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराना होता है, जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ कराने वाले जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन कराना है। और यदि स्ट्रेस आ रखा है तो स्ट्रेस से कोप अप करने वाले जीन्स हैं या स्ट्रेस को रेस्पॉन्स देने वाले जीन्स हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन कराना है। अल्टीमेटली कराना तो ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। सो जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो अलग जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जब स्ट्रेस आता है तब अलग जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये चीज क्लियर हुई आपको। सवाल ये आता है कि ग्रोथ में कौन से जीन काम आते हैं और स्ट्रेस में कौन से जीन काम आते हैं। तो ऑक्सिन की सिग्नलिंग में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले जीन्स हैं, ये जीन्स होते हैं AUX IAA जीन फैमिली। AUX IAA जीन फैमिली। दूसरे टाइप के जो जीन्स यहाँ काम आते हैं वह है स्मॉल ऑक्सिन अप रेगुलेटरी जीन फैमिली। जीन फैमिली क्या नाम है इसका, वापस समझिए। स्मॉल ऑक्सिन अप रेगुलेटरी जीन फैमिली। तीसरे टाइप के जो जीन्स काम आते हैं उनका नाम है ग्रेटचन ग्रेटचन हैगन ग्रेटचन हैगन 3। इनको शॉर्ट में बोलते हैं GH3 जीन फैमिली। ग्रेटचन हैगन 3 जीन फैमिली, ये तीन टाइप के हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं। फिर स्ट्रेस कंडीशन में कौन कौन से जीन काम आएंगे। जब प्लांट को स्ट्रेस आता है तो एक जीन की जरूरत है, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफ्रेज। एक जीन है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेज। ये जो जीन्स है, इन जीन से इथाइलिन हार्मोन बनेगा।
इथाइलिन हार्मोन बनेगा तो पर्टिकुलर ऑर्गन का एब्सिशन हो जाएगा। तो एब्सिशन कराने के लिए इथाइलिन चाहिए, इथाइलिन बनाने के लिए ऑक्सिन चाहिए, इसलिए ऑक्सिन की सिग्नलिंग स्ट्रेस में भी काम आती है। क्लियर हो गया ये आपको? एसीसी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया स्ट्रेस वाले जीन्स के बारे में। इनका नाम अपने को बस खाली थोड़ा ध्यान सा रखना और कुछ नहीं है। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये ग्रेटचन हैगन क्या करते हैं? ये जो GH3 जीन्स है ना, GH3 जीन्स, इनसे एक टाइप के एंजाइम्स बनते हैं जिनको कहते हैं ऑक्सिन कॉन्जुगेटिव, ऑक्सिन कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स। इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है ये। ऑक्सिन कॉन्जुगेटिव एंजाइम्स बनेंगे। ये एंजाइम्स का काम क्या है? जब सेल के अंदर फ्री ऑक्सिन ज्यादा हो जाता है तो उसके साथ में डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स जोड़कर कॉन्जुगेटेड कंडीशन के अंदर ऑक्सिन को स्टोर करते हैं। कॉन्जुगेटेड ऑक्सिन। तो इससे क्या हुआ? ऑक्सिन जो फ्री था वो कम हो गया, फ्री ऑक्सिन कम हो गया है। ये हुआ हमारे पास में ऑक्सिन की सिग्नलिंग का एक ओवरव्यू, कब काम आती है, कैसे चलती है, उसके ऊपर अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से सिग्नलिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सिन की जो सिग्नलिंग है वो दो तरीके से होती है। रिसेप्टर्स और ऑक्सिन, दो टाइप के रिसेप्टर हैं। एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और जो दूसरा रिसेप्टर है, दूसरा रिसेप्टर, ये रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ऑक्सिन के दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता। ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर का नाम है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑन ER मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ER मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन से कब बाइंड होता है? लिखिए, बाइंडिंग विथ ऑक्सिन डिपेंड्स अपॉन pH आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ pH क्या होगी उस पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सिन से बाइंड होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो इसके बारे में इतना ही पता है।
अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिसेप्टर वाली सिग्नलिंग देखेंगे अपन, उससे पहले हम दो कंडीशंस कंसीडर करते हैं। हमारे पास में एक कंडीशन है कंडीशन 1। कंडीशन 1, कंडीशन 1 में ऑक्सिन एब्सेंट है। ऑक्सिन एब्सेंट, मान लीजिए ऑक्सिन नहीं है, तो ऑक्सिन नहीं है तो ऑक्सिन की सिग्नलिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नो ऑक्सिन सिग्नलिंग, नो ऑक्सिन सिग्नलिंग। और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने कि ऑक्सिन किसी भी तरीके की सिग्नलिंग में अल्टीमेटली जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जब ऑक्सिन नहीं है तो ऑक्सिन के जो जीन्स है, ऑक्सिन जिनको इंड्यूस करता है, वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ सिंपल चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे जब ऑक्सिन नहीं होता है तब की बात की जा रही है, और कहानी की शुरुआत होती है सीधे न्यूक्लियस से। ये है न्यूक्लियस के अंदर का माहौल। ठीक है, बाहर तो साइटोसोल है, या बेटर टू राइट साइटोप्लाज्म, और अंदर की साइड में क्या है, न्यूक्लियस है। अब मैं जो भी लिख रहा हूं, मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, वो लिख रहा हूं। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ARF, ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर। इस प्रोटीन का नाम है ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर। ठीक है, क्या है इस प्रोटीन के बारे में? ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर प्राइमरी रेगुलेटर होता है, प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ सिग्नलिंग। किसकी सिग्नलिंग? जाहिर सी बात है किसकी सिग्नलिंग की बात हो रही है, कि ऑक्सिन की सिग्नलिंग। क्या कर सकता है ये चाहे तो सिग्नलिंग को एक्सिलरेट कर सकता है, चाहे तो ये सिग्नलिंग को सप्रेस कर सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं इट कैन एक्टिवेट और रिप्रेस सिग्नलिंग। ये इतने काम कर सकता है। ठीक है, फिर प्रेजेंट कहाँ होता है? एक तो मैंने बना ही रखा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। जस्ट इन केस नहीं समझ में आए किसी को, तो लिख लो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन है एक टाइप का। सही है। अब एक काम करते हैं, ऊपर कंडीशन को वापस पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ऑक्सिन एब्सेंट है। ऑक्सिन एब्सेंट है तो ऑक्सिन की सिग्नलिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके लिए एक दूसरा प्रोटीन है, वो भी है न्यूक्लियर प्रोटीन, जिसका नाम है ऑक्स आई ए ए। ऑक्स आई ए ए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेगुलेटर। सेकेंडरी रेगुलेटर। जब ऑक्सिन नहीं होता है तो ये ARF, ये ARF और ये AUXIAA, AUXIAA, इन दोनों का बन जाता है एक हेटेरोडायमर। डायमर बन गया, पर ये तो हेटेरोडायमर है ना।
ये बन गया हेट्रोडायमर। हेट्रोडायमर आई बात समझ में? हेट्रोडायमर बन गया ये हेट्रोडायमर जाकर के उन जीन से बाइंड होगा जिनकी सिग्नलिंग ऑक्सिन की प्रेजेंस में होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई जीन है और इस जीन मैं लिख लेता हूं, इसका नाम है ऑक्सिन रेस्पॉन्स जीन। इस जीन का नाम है ऑक्सिन रेस्पॉन्स जीन। ठीक है, तो ये जो हेट्रोडायमर है वो हेट्रोडायमर यहां आकर के बाइंड हो जाएगा। ऑक्स IAA और ये आकर के बाइंड हो गया ARF। मतलब कि ये हेट्रोडायमर है वो आकर के बाइंड हो गया। जब ये यहां पर आकर बाइंड हो जाता है तो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता एंड देयर इज नो रेस्पॉन्स, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, so there is no response। ये हुई हमारी कंडीशन 1 कंप्लीट। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है कि एक हेट्रोडायमर बनता है। हेट्रोडायमर में दो अलग अलग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेगुलेटर है। बट जरा गौर से देखिए आप कि हेट्रोडायमर के अंदर मेनली जीन के ऊपर जाके कौन बाइंड हो रहा है? AUX IAA। इसका मतलब ये हुआ कि AUX IAA ये रिप्रेसर है मेन, इसको तोड़ना पड़ेगा जब हमें ऑक्सिन की सिग्नलिंग चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं और चलिए पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। ये AUX और ARF है, इनकी अपन एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AUX IAA की स्ट्रक्चर। AUX IAA की स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। AUX IAA स्ट्रक्चर के पास, इसकी स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन है, इसके पास में 4 डोमेन होते हैं। ये इस तरीके से मान लीजिए कोई प्रोटीन है, यहां पर N टर्मिनस है और यहां पर C टर्मिनस है। प्रोटीन हो गया। इसके पास में 4 डोमेन है, यहां से लेकर के यहां तक के अमीनो एसिड्स, लेट्स से ये अमीनो एसिड है, इसको कहते हैं फर्स्ट डोमेन। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक का जो डोमेन है इसको कहते हैं सेकंड डोमेन। फिर उसके बाद आगे ये एक डोमेन कहलाता है थर्ड डोमेन और ये एक डोमेन कहलाता है फोर्थ डोमेन। अब एक एक डोमेन की बात करनी पड़ेगी अपने को। पहला जो डोमेन होता है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर डोमेन। ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर डोमेन, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर डोमेन। दूसरा डोमेन देखो, दूसरा डोमेन वो डोमेन है जो इंटरेक्शन करता है TIR1 के साथ में। अभी आपको मैं TIR1 बता दूंगा, आप लिख के एक बार छोड़ दिए। इंटरेक्शन विथ TIR1, TIR1 के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है। तीसरा और चौथा डोमेन काम आता है डाइमेराइजेशन के लिए। डाइमेराइजेशन, अब ये डाइमेराइजेशन है वो कभी कभी AUX IAA के साथ कर लेता है, कभी कभी ये ARF के साथ करता है। जैसे यहाँ पर हेट्रोडायमर बनाया ना इसने, तो ये हेट्रोडायमर जो बना है, ये हेट्रोडायमर इन्हीं दो डोमेन के साथ कांटेक्ट होने से बना है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा।
उसके बाद में अब आपको ठीक है, और चलिए ये हो गया हमारे पास में इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन बात करते हैं दूसरे की स्ट्रक्चर की, ARF की स्ट्रक्चर। ARF के पास में 3 डोमेन होते हैं, इसके पास 4 है और ARF के पास 3 डोमेन है। याद कैसे रखोगे? ARF 3 लेटर का नाम है, 3 डोमेन है, और इससे बड़ा नाम है उसके पास 4 डोमेन है। ये N टर्मिनस हुआ, ये C टर्मिनस हुआ। यहां पर एक डोमेन है, इसको कहते हैं DNA बाइंडिंग डोमेन, DNA बाइंडिंग या प्रमोटर बाइंडिंग डोमेन। इस डोमेन का नाम है प्रमोटर बाइंडिंग डोमेन। ये कहलाता है प्रमोटर बाइंडिंग डोमेन। उसके बाद ARF के पास सेम टू सेम थर्ड एंड फोर्थ डोमेन है, जो कि डाइमेराइजेशन वाले डोमेन है। जैसे डोमेन AUXIAA के पास है, वैसे के वैसे डोमेन है वो इसके पास में भी है, सो दैट इट कैन मेक ए डायमर, ए हेट्रोडायमर विथ AUXIAA। तो ये कहानी हो गई हमारे पास में सिंपल सी। ये क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं अपन कंडीशन नंबर 2 के बारे में। तो कंडीशन नंबर 2 अपन आराम से समझ लेते हैं क्या कंडीशन कैसे आती है। तो अपन बात कर लेते हैं अपने दूसरे कंडीशन की। दूसरी कंडीशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी चीजें अलग अलग तरीके से चल रही हैं, उनको सबको साथ में मर्ज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं कंडीशन 2। कंडीशन 2 के अंदर ऑक्सिन प्रेजेंट है, ऑक्सिन प्रेजेंट। ऑक्सिन प्रेजेंट होने का मतलब है ऑक्सिन की सिग्नलिंग आनी चाहिए। ऑक्सिन की सिग्नलिंग कैसे आएगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूबिक्विटिन लाइगेज। जी हाँ, कैसे होता है, क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा पार्ट्स में टूटा हुआ है। सबको एक साथ लेके आते हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऑक्सिन रिसेप्टर्स जो हैं, ऑक्सिन रिसेप्टर्स वो कौन कौन है। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की। इसकी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की, रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। दो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। पहले का नाम है TIR1। TIR1 देखो हमारे पास में ये जो AUXIAA है, इसके पास एक डोमेन भी है, डोमेन 2, जो इस TIR1 से बाइंड होगा। अभी बात करते हैं अपन TIR1। इसकी फुल फॉर्म लिखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंट 1, रेजिस्टेंट 1, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंट 1। ये एक एफ बॉक्स प्रोटीन है। ये क्या है? एफ बॉक्स प्रोटीन। अभी समझा दूंगा मैं सारा कुछ, टेंशन मत लो। दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो है AFB। AFB की फुल फॉर्म आप लिखिए ऑक्सिन सिग्नलिंग एफ बॉक्स प्रोटीन। इसका नाम है ऑक्सिन सिग्नलिंग एफ बॉक्स प्रोटीन्स। ऑक्सिन सिग्नलिंग एफ बॉक्स प्रोटीन्स, ये कई सारे होते हैं, जैसे AFB1, AFB2,
2 AFB3, ऐसे करके कई सारे हैं, इतने सारे हैं अपने पास में। अब अपन बात करते हैं पूरी कहानी की कि कहानी क्या है। सबसे पहले TIR1 ये प्रोटीन है, इसको देखो। मान लो कि इस प्रोटीन की शक्ल ऐसी है, ये है TIR1, TIR1 है ये, ठीक है। इस TIR1 में यहां से लेकर यहां तक अंदर की साइड में, ये जहां तक मैं रेड कलर से बना रहा हूं, वो सारा का सारा पार्ट जो है ये है ल्यूसीन रिच रिपीट, ल्यूसीन रिच रिपीट्स LRR है। क्लियर हुई ये बात आपको? TIR1 के पास ल्यूसीन रिच रिपीट्स LRR इस तरीके से है। अब हमने कहा ऑक्सिन प्रेजेंट है, तो ऑक्सिन आया, और ये सारी कहानी कहां चल रही है? न्यूक्लियस के अंदर चल रही है, न्यूक्लियस में। समझिएगा बात को, न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सिन एंटर हुआ, ये है A4 ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन आता है और आकर के यहां इसके LRR में आके बाइंड हो जाता है इस जगह पे। जैसे ही ऑक्सिन बाइंड होता है, ये रिसेप्टर की जो LRR साइट होती है वो थोड़ी खुल जाती है। अभी तो एकदम ये पैक सी लग रही है ना, जगह भी कम है, मुड़ी हुई है, पर ये अब खुल जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। जब ये एक्सपोज हो जाती है तो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे इसको कि ये एक्सपोज हो चुकी है। अब इसमें काफी जगह आ गई है, ये एक्सपोज हो चुकी है और यहां जुड़ गया ऑक्सिन। ऑक्सिन के जुड़ने से ये साइट एक्सपोज हो गई और थोड़ी बड़ी हो चुकी है, बड़ी हो गई। अब ये जो ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन बहुत ज्यादा काम का हमारे पास अभी मटेरियल है। ये ऑक्सिन जैसे ही इससे जुड़ता है TIR1 से, ये TIR1 है, इससे ऑक्सिन जैसे ही जुड़ता है, AUXIAA जो कि इनहिबिटर का काम करता है, ये आकर के यहां जुड़ जाता है, ऑक्सिन के साथ जुड़ जाएगा। AUXIAA ऑक्सिन के साथ और TIR1 के साथ जुड़ जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो अब मैं आपको इतना सा पार्ट है वो लिखवा देता हूं ताकि आपके काम का रहे। पहला तो काम होता है ये ऑक्सिन का जुड़ना। ऑक्सिन जुड़ता है तो ये साइट एक्सपोज हो जाती है और एक्सपोज साइट के ऊपर ये AUXIAA ऑक्सिन पे आके जुड़ जाता है। पहला पॉइंट लिखो, ऑक्सिन रीचेज इनटू न्यूक्लियस, ऑक्सिन रीचेज इनटू न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, ए soluble nuclear protein, a soluble nuclear protein TIR1 is the receptor of auxin, is the receptor of auxin. Next point, it has LRR site, it has LRR site which is not exposed, which is not exposed. Next point लिखिए, auxin binds into
हाइड्रोफोबिक पॉकेट ऑक्सिन बाइंड इनटू हाइड्रोफोबिक पॉकेट within LRR region within LRR region to increase the size of binding surface for AUX-IAA इसके लिए बाइंडिंग सरफेस बढ़ा देता है। पहले तो ये सरफेस मुड़ी हुई थी, जगह नहीं थी, अब इसके लिए काफी जगह हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस प्रोसेस नाउ AUX-IAA comes into TIR1 and bind upon auxin वो आके ऑक्सिन पे बाइंड करता है। देखो ऑक्सिन के ऊपर यहां पर बाइंड कर रहा है एंड बाइंड अपॉन ऑक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस इनोसिटॉल हेक्साकिस phosphate in this process inositol hexakis phosphate acts as cofactor ये कोफैक्टर की तरह काम करती है इनोसिटोल हेक्साकिस फॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, हियर ऑक्सिन एक्ट्स एज molecular glue. Here auxin acts as molecular glue because it helps AUX-IAA to stick on TIR1। ऑक्सिन क्या कर रहा है, गोंद की तरह बिहेव कर रहा है, ये AUX-IAA को TIR1 के अंदर चिपकने में मदद कर रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, रिसेप्टर ये तो हो गया रिसेप्टर, ये हो गया हार्मोन यानी लाइगेंड, और ये हो गया इनहिबिटर। इनका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को रखो साइड में, ठीक है। साइड में रखने के बाद हम आते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है E1 एंजाइम। बेसिकली इस एंजाइम का नाम है यूबीक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। यूबीक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम नाम है इसका, ठीक है। इस एंजाइम के ऊपर यूबीक्विटिन जुड़ते हैं और इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा जोर आता है, इसलिए एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? तो एटीपी के ऊपर एटीपी के इस्तेमाल से E1 के साथ यूबीक्विटिन जुड़ जाता है। ऐसे यूबीक्विटिन जुड़ने का ये जो बॉन्ड है, ये है हाई एनर्जी थायो ईस्टर बॉन्ड। तो E1 एंजाइम यूबीक्विटिन के साथ रेडी हो चुका है। अब उसके बाद में ये जो यूबीक्विटिन के साथ E1 एंजाइम रेडी हुआ है, अब ये क्या करेगा, अपनी यूबीक्विटिन ट्रांसफर करेगा एक दूसरे एंजाइम के ऊपर जिसका नाम है E2।
E2 एंजाइम क्या है? E2 एंजाइम है यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, इसके साथ में ऐड करेगा ये। तो क्या होगा? इस तरीके से, इस प्रकार E2 के ऊपर, E2 के ऊपर यूबिक्विटीन जुड़ जाएगा, थायो ईथर बॉन्ड से ही जुड़ेगा, यहां भी थायो ईस्टर बॉन्ड होगा, सॉरी अगेन थायो ईस्टर बॉन्ड से ही जुड़ेगा और E1 साइड में हो जाएगा। ठीक है, E1 तो साइड में निकल गया और यूबिक्विटीन किसके पास चली गई? यूबिक्विटीन चली गई E2 के पास में। इतना काम समझ में आया? अब एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है, प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है RBX1, RBX1। ये RBX1 क्या करता है? एक दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है कूलिन, उसके साथ में एक डायमर बनाता है। ये तो है कूलिन, ये तो है कूलिन, और कूलिन के साथ में इसने क्या किया? डायमर बनाया RBX1 ने। देखो ये रहा पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर TIR1, ऑक्सिन और AUX IAA रेडी है, पार्ट 1 कंप्लीट। दूसरा ये रहा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर E2 के पास यूबिक्विटीन आ गए हैं, यहां तक रेडी है। अब चल रहा है पार्ट 3। पार्ट 3, पार्ट 3 में एक प्रोटीन है RBX1। RBX1 कुलीन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? एक हेट्रोडायमर बना रहा है, और हेट्रोडायमर बन गया तो अब देखो एक और चीज बताता हूं मैं। एक प्रोटीन आता है, उस प्रोटीन का नाम है SKP1। ये SKP1 प्रोटीन क्या करता है? वो जो पीछे हमने ये बनाया था ऑक्सिन, AUXIAA, ये SKP1 इन सबको जोड़ देता है। SKP1 क्या करेगा? इन सबको जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? देखो RBX1 के साथ में ये रहा कुलीन, कुलीन, कुलीन के साथ में ये जुड़ा SKP1, और SKP1 के साथ ये जोड़ना है हमको TIR1 ऑक्सिन, ये TIR1 ऑक्सिन AUXIAA, ये सारा का सारा जुड़ गया ना। अब ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, ये सारा कॉम्प्लेक्स, ये सारा कॉम्प्लेक्स कहलाता है E3 यूबिक्विटीन लाइगेज। ये कहलाता है E3 यूबिक्विटीन लाइगेज। ये एक एग्जाम्पल है SCF टाइप का, SCF टाइप, सॉरी पीछे आ गया, लिख लीजिए। ये एक एग्जाम्पल है SCF टाइप का। S का मतलब है यहां पर SKP1, C का मतलब है यहां पर कूलिन, और F का मतलब है F बॉक्स प्रोटीन। और F बॉक्स प्रोटीन कौन है भाई? यहां पे F बॉक्स प्रोटीन है TIR1, ये F बॉक्स प्रोटीन है। इन तीनों का कॉम्प्लेक्स कहलाता है E3 यूबिक्विटीन लाइगेज। E3 यूबिक्विटीन लाइगेज अब क्या करेगा?
अब सिंपल सी बात है, E3 यूबिक्विटीन लाइगेज E2 को बुलाएगा अपने पास। देखो वापस से आपको समझाता हूं, ये है RBX1, ये है कुलिन, ये है SKP1, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है TIR1, यहां जुड़ा हुआ है ऑक्सिन, और यहां पे जुड़ा है AUXIAA। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? E3 कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है? ये E2 को बुलाता है, E2 को, और E2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? E2 के साथ यूबिक्विटीन जुड़ा हुआ है। ये E2 को बुलाएगा और इसके ऊपर यूबिक्विटीन ऐड कराएगा, यूबिक्विटीन। ऐसा होने से इसके पास, अब मैं पूरा नहीं बना रहा, ये AUXIAA इसके साथ बहुत सारे यूबिक्विटीन 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 जुड़ जाते हैं, और जब ये यूबिक्विटीन जुड़ेंगे तो 26S प्रोटियोसोम विदिन न्यूक्लियस डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन। अब बताओ ये कहानी समझ में आई आपको? वापस से रिवाइज करता हूं, देखो लास्ट टाइम। न्यूक्लियस के अंदर TIR1 एक रिसेप्टर है, बैठा हुआ है, सोल्यूबल रिसेप्टर है। ऑक्सिन एंटर करता है न्यूक्लियस में और अपने रिसेप्टर के हाइड्रोफोबिक पॉकेट में जाके बाइंड होता है। इसका हाइड्रोफोबिक पॉकेट बहुत बड़ा है, ल्यूसीन रिच रिपीट्स है इसके पास, पर दिक्कत यह है कि ये मुड़ रखा है, एकदम से ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है। जैसे ही ऑक्सिन आके बाइंड करता है, ऑक्सिन के बाइंड होने से ये रिसेप्टर एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज होने से AUXIAA रिसेप्टर के अंदर TIR1 के अंदर आता है, LRR के अंदर आता है, और ऑक्सिन के ऊपर आके जुड़ जाता है। ऐसे में ऑक्सिन एक ग्लू की तरह बिहेव करता है, जो AUXIAA को डॉक करने में मदद करता है। ये एक तैयार हुआ F बॉक्स प्रोटीन विथ दिस इनहिबिटर, ये है F बॉक्स प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अपना F बॉक्स प्रोटीन। दूसरा पार्ट, दूसरी तरफ तैयारी चल रही है, एक एंजाइम है यूबिक्विटीन एक्टिवेटिंग एंजाइम। यूबिक्विटीन एक्टिवेटिंग एंजाइम के ऊपर ATP का खर्चा करके यूबिक्विटीन जोड़ा जाता है। ये यूबिक्विटीन थायोईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है और बहुत एनर्जी होती है इसमें। फिर एक दूसरा एंजाइम है यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। ये E2 एंजाइम E1 की यूबिक्विटीन खुद ले लेता है। अब E2 के पास में यूबिक्विटीन है। नाउ एक प्रोटीन आता है RBX प्रोटीन। RBX1 प्रोटीन कुलीन के साथ मिलके हेट्रोडायमर बनाता है। एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, दोनों को जोड़ने का काम SKP करता है। SKP दोनों को जोड़ेगा तो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे E3 यूबिक्विटीन लाइगेज कहते हैं। इसके अंदर SCF नाम के 3 प्रोटीन्स हैं, मतलब 3 प्रोटीन पार्ट्स हैं, तो इसको SCF टाइप F बॉक्स प्रोटीन भी बोल सकते हैं। नाउ जब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाता है, E3 यूबिक्विटीन लाइगेज जब बनके तैयार हो जाता है, तो ये E2 से यूबिक्विटीन को ले लेता है, और उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? इस डायमर की है। ये जो डायमर है ना, ये क्या करता है? ये करता है ट्रांसफर ऑफ यूबिक्विटीन फ्रॉम E2 टू AUXIAA।
ये करता है ट्रांसफर। तो E2 से पकड़ के उसका यूबिक्विटीन कौन ले लेगा, RBX1 कुलीन किसको देगा, AUX IAA को। ऐसा करने से इस पे बहुत सारे यूबिक्विटीन्स हैं वो जुड़ जाते हैं और जुड़ने से 26S प्रोटियोसोम के अंदर जाकर ये डिग्रेड हो जाता है। हो गया डिग्रेड। अब न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर AUX IAA की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। आगे की कहानी सुनो। हमारे पास में एक प्राइमरी रिसेप्टर है ARF1, सॉरी ARF, जो भी प्राइमरी रिसेप्टर देखा था पीछे, ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर। अब चूंकि AUX IAA ये तो डिग्रेड हो चुका है, तो ARF अपने जैसे दूसरे ARF के साथ मिल जाता है और मिलकर के बनाता है होमोडायमर। ARF होमोडायमर, ये क्या बन गया, होमोडायमर बन गया। ये होमोडायमर क्या करता है, जाकर के बाइंड होता है प्रमोटर से। इसके पास प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन है, याद है आपको, ये रहा प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से जाके प्रमोटर में बाइंड होगा। पर इसके प्रमोटर की एक खास बात है। क्या खास बात है, इसके प्रमोटर में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है CTC-TZT और इधर की साइड में CTC-TZT। ये सीक्वेंस है प्रमोटर में, यहीं पर आकर के ये बाइंड होता है। ये ARF की बाइंडिंग साइट मान लीजिए, ARF यहीं पर आकर के बाइंड होता है। ऐसा होने से जीन एक्सप्रेशन होगा, जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन होगा तो रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स। ये है ऑक्सिन की कंप्लीट सिग्नलिंग के बारे में। तो एक बड़ा पार्ट तो था इसके AUX IAA के डिग्रेडेशन के लिए, एंड देन उसके बाद किस तरीके से ARF होमोडायमर बनाता है, तब जाकर के कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सिन की। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सिन। फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सिन के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल सिंपल। सबसे पहला जिसके लिए ऑक्सिन जाने जाते हैं उसका नाम है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन करने का इनका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे करते हैं देखिए। सेल इलोंगेशन के लिए हम समझेंगे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, समझाता हूं आपको मैं। मान लीजिए कि एक सेल है, प्लांट सेल है, और इस सेल की ये सेल वॉल है। बाहर वाली तो क्या है, सेल वॉल, और अंदर वाली है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो एक सेल वॉल हो गई, एक सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है, इनका नाम है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ABP1, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। ठीक है, इनके ऊपर आके ऑक्सिन बाइंड करता है, तो इनसे एक सिग्नलिंग चलती है, सिग्नलिंग।
सिग्नलिंग से क्या होता है कि H प्लस प्रोटॉन पंप्स वाली वेसिकल्स बनती हैं और ये वेसिकल्स जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाती हैं। तो इससे बहुत सारे प्रोटॉन पंप कहां लग जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लग जाते हैं। चारों तरफ बहुत सारे प्रोटॉन पंप लग जाते हैं। ये क्या है? प्रोटॉन पंप कंटेनिंग वेसिकल। प्रोटॉन पंप कंटेनिंग वेसिकल है ये वेसिकल से बहुत सारे प्रोटॉन पंप लग गए। सारे प्रोटॉन पंप ऑपरेट होंगे तो बाहर यानी सेल के बाहर एपोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इस कारण ये जो सेल वॉल है वो थोड़ी लूज हो जाएगी। सेल वॉल लूज हो जाएगी। सेल वॉल लूज होगी और साथ ही साथ जब वाटर अंदर आएगा, एंडोस्मोसिस होगी, तो इस सेल को अंदर से धक्का लगेगा और ये सेल है वो ऐसे लंबी हो जाएगी, लंबी। तब तक प्रोटॉन्स वापस अंदर जा चुके होंगे तो इसकी लेंथ है वो बड़ी की बड़ी रह जाती है। अब हो सकता है जो मैंने बोला आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोल दिया। बड़ा इजी है, एकदम इजी। ये पेन का एग्जांपल समझो। ये है प्लास्टिक का पेन। आपसे कहा जाएगा इसकी लेंथ बढ़ानी है, लेंथ। अब आप कहोगे प्लास्टिक तो रिजिड है, हार्ड है, इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी? तो जो लोग अच्छे से दिमाग लगाएंगे वो क्या करेंगे, इसे हल्का सा गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये लूज हो जाएगा प्लास्टिक, फिर इसको खींचेंगे और फिर वापस ठंडा कर लेंगे। तो जितना खींचा आपने, ठंडा करते ही उतना का उतना रह जाएगा, वो लेंथ बढ़ गई ना। यही काम तो यहां पे हो रहा है। जब प्रोटॉन्स बाहर जाते हैं सेल वॉल के बाहर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो एपोप्लास्ट में एसिडिक पीएच हो जाती है। यहां की पीएच कैसी हो जाएगी? एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच होगी तो जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के जो रिजिडिटी है वो लूज हो जाएगी थोड़ी। सेल वॉल की रिजिडिटी लूज होगी तो इस कारण सेल वॉल थोड़ी लूज हो जाएगी। अब एंडोस्मोसिस यदि हो तो अंदर से सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ टर्गर प्रेशर लगाएगी। वॉल थोड़ी लूज है तो थोड़ी सी ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगी। तब तक प्रोटॉन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वापस आ चुके होंगे। वापस आने से ये सेल वॉल वापस रिजिड हो जाती है और तब तक तो लेंथ बढ़ चुकी होती है, तो ज्यादा टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये हो गया काम कंप्लीट। ऐसे चलती है एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। अब मैं आपको ये लिखवा देता हूं, आप आराम से लिखिए। मैं फ्लो चार्ट के अंदर लिखवा देता हूं, मैं बोल देता हूं, आप लिखते जाइए। लिखिए ऑक्सिन, आगे से तीर का निशान लगाइए, बाइंड्स टू ABP1, आगे तीर का निशान लगाइए, आप समझ जाएंगे। अब एरो लगा के लिखते जाइएगा। सिग्नलिंग स्टार्ट्स, सिग्नलिंग स्टार्ट्स, नेक्स्ट लिखिए एरो लगा के। H प्लस पंप कंटेनिंग वेसिकल्स फ्यूज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। H प्लस पंप कंटेनिंग वेसिकल्स फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन पंप्स गेट एक्टिव, प्रोटॉन पंप्स गेट एक्टिव, प्रोटॉन पंप्स गेट एक्टिव। नेक्स्ट, protons move from
inside to apoplast. Protons move from inside to apoplast. inside to apoplast. apoplast में चले जाएंगे. Next, pH in apoplast drops. pH in apoplast drops. Next, cell wall becomes loose. cell wall becomes loose. Next, cell elongation occurs due to endosmosis. cell elongation occurs due to endosmosis. Protons come back from apoplast to cytosol from their high to low concentration. ठीक है, तो ये इस तरीके से काम हो जाएगा. अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं. दूसरा फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है. आप किसी भी प्लांट के सबसे टिप वाले पार्ट को देखोगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी. सबसे टिप वाला जो पार्ट है उसको देखोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी. इसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम. शूट एपिकल मेरिस्टेम. और ये जो साइड में है ना, ये है लेटरल बर्ड्स. लेटरल बर्ड्स है ये साइड में. ऑक्सिन क्या करता है कि सारा न्यूट्रिएंट अपनी तरफ बुला लेता है और साइड में न्यूट्रिएंट को नहीं जाने देता. साइड में न्यूट्रिएंट नहीं जाने देता. जब साइड में न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा तो साइड वालों की ग्रोथ नहीं होगी और इसकी एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ होगी. इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस. इसे कहते हैं डायरेक्ट इनहिबिशन मॉडल. डायरेक्ट इनहिबिशन मॉडल. तो ये हुआ हमारे पास में एपिकल डोमिनेंस के बारे में. नेक्स्ट देखो, ऑक्सिन फोटोट्रोपिज्म कराता है. ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ऑक्सिन कराता है फोटोट्रोपिज्म, टुवार्ड्स द लाइट बेंडिंग कराता है. ऑक्सिन ग्रेविट्रोपिज्म कराता है. ग्रेविट्रोपिज्म ग्रेविटी की तरफ भी ग्रोथ करवाता है. जब आप ऑक्सिन को कल्चर मीडिया के अंदर काम में लेते हैं तो ये लेटरल या जिन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन कराता है. एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन या लेटरल रूट फॉर्मेशन है वो करवाता है. ठीक है, करवाता होगा. ये फ्रूट का एब्सिशन डिले कराता है. डिले लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन. डिले लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन. अच्छा, एक और चीज बताऊं. जैसे मान लीजिए आपने कैलस लिया, तो कैलस का तो आपको पता है अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है. और कैलस से जब प्लांट बनना होता है तो डिफरेंशिएशन जरूरी है ना हर चीज का. क्या रूट बनेगा, क्या शूट बनेगा, क्या जाइलम बनेगा, क्या फ्लोएम बनेगा. जाइलम फ्लोएम बनाने के अंदर भी ऑक्सिन का काम होता है. इसे कहते हैं वेस्कुलर डिफरेंशिएशन. वेस्कुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको. वेस्कुलर डिफरेंशिएशन का मतलब यह हुआ कि ऑक्सिन जब हाई होगा तो जाइलम ज्यादा बनेगा और ऑक्सिन जब कम होगा तो फ्लोएम ज्यादा बनेगा. इसका मतलब जाइलम फ्लोएम बनने में भी ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल है आपके सामने. फिर उसके बाद ऑक्सिन्स हर्बिसाइड की तरह काम करता है.
अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक्ट एज हर्बिसाइड्स। ऑक्सिन फाइलोटैक्सी को कंट्रोल करता है, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट, ये भी कंट्रोल कौन करता है? ऑक्सिन। मतलब इसका भी रोल है कंट्रोल करने में, सिंपल। फिर उसके बाद में और देखते हैं इसके रोल्स। पार्थेनोकार्पी एंड अर्ली फ्लावरिंग। पार्थेनोकार्पी एंड अर्ली फ्लावरिंग। अर्ली फ्लावरिंग यानी सीडलेस फ्रूट बनाने में भी हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद में इंड्यूस करता है ये फीमेलनेस, इंड्यूस फीमेलनेस, यानी कि ये फ्लावर के अंदर फीमेल फ्लावर ज्यादा बनाएगा, प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर ज्यादा बनाएगा। सीधी सी बात है, फीमेल फ्लावर जितने ज्यादा होंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एक तरीके से ये प्रोडक्शन भी बढ़ाने का काम कर रहा है। क्लियर? उसके अलावा ये कैम्बियम एक्टिविटी बढ़ाता है, इंक्रीज कैम्बियम एक्टिविटी। कैम्बियम एक्टिविटी। अब आप में से जो बोटेनिस्ट है वो कमेंट करके एक्सप्लेन करो कैम्बियम क्या होती है, ताकि दूसरों को भी समझ में आए। नेक्स्ट, डोरमेंसी ब्रेक करता है। ये एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन है, तो जो ग्रोथ हार्मोन होगा ब्रेक डोरमेंसी, वो डोरमेंसी जरूर ब्रेक करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सिन प्लांट मोर्फोजन होता है, एक्ट एज मोर्फोजन। ये मोर्फोजन की तरह बिहेव करता है। ऑक्सिन मोर्फोजन का काम करता है। इसका मतलब ये डिसाइड करता है रूट एंड शूट एक्सिस को, रूट एंड शूट एक्सिस। इट डिसाइड्स रूट एंड शूट एक्सिस। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट सी बात आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सीडलिंग है, ऐसे ये सीडलिंग खड़ी हुई है, आप में से किसी ने मजाक मजाक में इस सीडलिंग को उखाड़ा और इसको ऐसे जमीन पे लेटा दिया, ऐसे बिना मतलब के इसको ऐसे पटक दिया। ठीक, यदि हम इसे किसी तरीके से जिंदा रख सके, जैसे पानी डाल देते हैं इसके ऊपर एप्रोप्रिएट, ऐसे तो मर जाएगी ये। यदि हम इसे किसी तरीके से जिंदा रख सके तो थोड़ी समय बाद हमें पता चलेगा कि ये सीडलिंग ऊपरी पार्ट से वापस ऊपर ऐसे उठ गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण है ऑक्सिन रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सिन रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑक्सिन है वो हमने पढ़ा था बायोएसे के अंदर कि ऑक्सिन ऊपर की साइड बनता है और नीचे की साइड जाता है, राइट? अब जब इस सीडलिंग को ऐसे लेटा दिया तो ऑक्सिन इधर जाने की बजाय इस साइड में, इस डायरेक्शन में जाने लगा। इस डायरेक्शन में जाने लगा तो अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ उठ गई। बस इसे कहते हैं ऑक्सिन रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब मैं एक आधे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जब ऑक्सिन की जरूरत नहीं होती तो ऑक्सिन को एस्पार्टेट एमिनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट बना के रखा जाता है। एस्पार्टेट एमिनो एसिड के साथ में कॉन्जुगेशन होता है ऑक्सिन का। फिर उसके बाद में और कुछ
GH3 जीन जो है वो एक प्रोटीन बनाता है, इसका नाम है IAA एमिडो सिंथेटेज। सिंथेटेज एमाइड बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड एमिडो बॉन्ड है। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो ग्रेटचन हैगन जीन फैमिली है वो क्या करती है, ये जीन फैमिली एमिनो एसिड के साथ इसे जोड़ करके कॉन्जुगेट बना देती है, तो फ्री ऑक्सीजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो बस ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन के बारे में बात कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट हार्मोन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।